तो तुम लोगों ने जो रेज्यूम शब्द है वो सुना होगा, मगर अपने जीवन में तुमने रेज्यूम का प्रयोग सबसे पहले कब किया? रेज्यूमे का सबसे पहला प्रयोग जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और मैं उसके बाद नौकरी की तलाश में निकला। और तब मुझे सबसे पहले जब मैं एक जगह पहुंचा तो उन्होंने आपका रेज्यूमे कहा है, तो मैं रेज्यूमे मेरे पास था नहीं। मैं उसी समय कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठा और उसी समय उसने मेरा रेज्यूमे जो बनता जो भी था वो उसने बनाया और मैंने पहली बार कुछ इस प्रकार से मेरा रेज्यूमे बना था। मेरा भी ऐसा ही कुछ अनुभव है कि जब पहले मैं अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो रेज्यूमे का, क्योंकि उसमें लिखता है कि मेल योर सीवी, ईमेल करिए अपना सीवी या रेज्यूमे, तो भेजना था। और उस टाइम ऐसा होता है कि हमारे गूगल का हम सबसे ज़्यादा सहारा लेते हैं कि भाई कौन से टेम्पलेट यूज़ हो रहे हैं, उसमें अपना जानकारी भर के। अब कोई चीज़ पे तो ऐसा होता है कि हमारे पास जानकारी होती नहीं उस टाइम के लिए कि इस पर क्या भरना है, उस चीज़ में समस्या आती है। और दूसरा ये होता है कि एक समस्या ये होती है उस टाइम हम सोचते हैं कि उसको क्या चाहिए, हम अपना रिफ्लेक्शन छोड़ के कंपनी या जिसको हम भेज रहे हैं उसके हिसाब से सोचना चालू कर देते हैं, तो एक गैप क्रिएट होने लग जाता है। तो तुम लोग जब लिख रहे होगे तो उसमें जो तुम्हारे जो अचीवमेंट के सेक्शन है या जो तुम्हारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रेंथ है, क्या तुम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए थे या मेंशन कर पाए थे जो एक्चुअल में तुम्हें लगता है कि नहीं शायद छूट गया? अब हाल ही में जब मैं अपने सबसे पहले रेज्यूमे को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो बहुत जनरलाइज है। मैंने उसमें बहुत जनरल जो कैटेगरीज होती हैं उसमें बहुत जनरल चीज़ें लिख दी हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे मतलब मैं उसमें देख पाऊँ कि ये मेरा रेज्यूमे है, मैं नहीं देख पाता हूँ क्योंकि वो इतना जल्दबाजी में और विदाउट एनी एक्सपीरियंस बना कि वो मेरा रेज्यूमे अब नहीं लगता है मुझे। अचीवमेंट, हाँ, अचीवमेंट वाला पार्ट हम लोग, जैसा मैं कह रहा था कि हम दूसरे के हिसाब से सोचते हैं तो अपने अचीवमेंट को अंडर प्ले करने लग जाते हैं हम कि क्या ये हमारे अचीवमेंट दूसरे के लिए भी अचीवमेंट की तरह कंसिडर किए जाएंगे कि नहीं। तो इस वजह से हम उसे या तो बताते नहीं है या फिर उस तरह पे हम सोच नहीं पाते उस तरह से। तो मेरा भी ऐसा ही अनुभव रहा है, मतलब जैसा तुम दोनों ने मुझसे साझा किया कि जब रेज्यूम बनाते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं बनाते वक्त। तो अगर हम इसको, मतलब हमें जो मुश्किलें हुई हैं, अब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम एक समाधान ये निकाल सकते हैं कि इस गतिविधि को हम अपने CCLE का जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंतर्गत अगर हम लेखन शैली में इसको सम्मिलित कर दें तो बच्चों को शाला स्तर से ही ये चीज़ें मिलेगी कि हम रेज्यूम लिखते कैसे हैं। क्योंकि आज का जो वर्तमान समय है उसमें हमें, चाहे हमारा प्राइवेट सेक्टर होगा या गवर्नमेंट सेक्टर होगा, हर जगह पे हमें कहीं ना कहीं रेज्यूम हमें देना ही होता है। तो जब भी उनको करियर में अपने आगे बढ़ना है तो उनके लिए रेज्यूम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे बच्चे को काम करना होगा। तो इसको हम शाला स्तर से अगर कराते हैं तो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा ये। बिल्कुल। तो शाला स्तर में हम इसमें क्या क्या पॉइंटर्स पर बात करेंगे? जैसे सबसे पहला तो मुझे यही लगता है कि हम उस पर अपने, मेरा जो लक्ष्य है कि जो मेरी विल है कि मैं बनना क्या चाहती हूँ या मैं अपने आप को कैसा देख रही हूँ भविष्य में, इस पे हम बात कर सकते हैं। मुझे इस बात से एक बात याद आ रही है कि जब मैं छोटा था मेरे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में पूछा जाता था कि आप बनना क्या चाहते हैं। और जब मेरे पास मेरे रिपोर्ट कार्ड का पूरा कलेक्शन है और मैं देखता हूँ कि मेरे तीसरी, चौथी, पाँचवीं के में किसी में लिखा है कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, एक में लिखा है मैं पायलट बनना चाहता हूँ और एक में लिखा है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और उस टाइम पे मेरी जानकारी तीनों के बारे में एकदम निल थी। मैं जितना अखबार में, टीवी में, अपने आसपास में सुन लिया, मुझे उस साल बस वो बनना होता था। उसमें मेरे पास उसमें क्या स्किल्स हैं, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उससे उनका कोई वास्ता ही नहीं था। तो अपनी बिल्कुल विल को चुनना जिस पे तुम काम कर रहे हो या जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है और उस पर आगे आपको कोई फीडबैक देने वाला भी हो आपको देख कर, तो वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो हम पहला पॉइंट जैसे विल अगर रखते हैं तो ये बच्चों के लिए एक बड़ा बकेट होगा जो उनका सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम दूसरा पॉइंट मतलब अगर बात करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि हम उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर बात कर सकते हैं कि उनका कौन सा ऐसा सेक्शन है जिस पे उनको कॉन्फिडेंस है। हाँ, मतलब ये ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेंथ आदमी आइडेंटिफाई कर सकता है तो उसमें हो सकता है उस हुनर को और डेवलप करने में मदद मिल सकती है। तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसी चीज़ को लेके किसी चीज़ में हो सकता है पोटेंशियल दिखे तो उस चीज़ को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ दिखना काफ़ी ज़रूरी है और ये शुरू से रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ना कि फिर हम लोग के जैसे हो कि बाद में जाके हम सोचने लग जाए कि ये स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, उस पर आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम ना आए हमें।
और अगर हम इसी के साथ अगर तीसरा एक पैरामीटर देखें तो ये रख सकते हैं कि उनके सुधार के क्षेत्र कहाँ पे हैं, मतलब ये हम रख सकते हैं उस पे। तो इस पे तुम्हारे क्या, मतलब तुम लोगों के क्या विचार हैं? मेरा विचार तो यही है कि जो हमारे दक्षताएं या कौशल है, अगर हमारे जो सुधार के क्षेत्र भी हों तो वो भी उन्हीं से रिलेटेड हो। हाँ। ऐसा ना हो कि मैं काम कर रहा हूँ स्विमिंग पे, जैसे मेरा कौशल है कि मैं स्विमिंग बहुत अच्छा हूँ और अपने सुधार क्षेत्र में डालूँ कि मुझे रिले रेस में ज़्यादा अच्छा दौड़ना है, तो इससे क्या होगा कि मैं मेरा जो कौशल है मैं उसको निखारने में ज़्यादा काम करूँ। ऐसा ना हो कि मैं 10 कौशल में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं किसी में भी इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं उसमें आगे बढ़ पाऊँ। तो इसमें एक एक्सपीरियंस, हाँ, इसी में मैं अगर बिल्ड करूँ थोड़ा सा, तो हाँ, वो रेलेवेंट आपकी स्किल्स तो डेवलप होनी चाहिए। बट ऐसा होता है ना कि पैकेज में आदमी देखते हैं, हम एक आदमी को एक पैकेज में कोई तुम्हें हायर भी करते हैं, तो हम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तो शॉर्ट एनालिसिस करके होता है। इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात होती है। तो वीकनेस को भी हमको टैकल उतना ही अच्छे से करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी उसकी, जैसे कहें कि वो पीपीटी बहुत अच्छी बनाता है बट प्रेजेंटेशन स्किल उसकी एकदम जीरो है, कम्युनिकेशन में कर ही नहीं पाता है, तो ऐसा हम नहीं आदमी को सिलेक्ट कर सकते। हम चाहते हैं कि भाई तुम मॉडरेट रहो, तुम पीपीटी भी अच्छी बना लो, लेकिन उसको प्रेजेंट करने की भी तुम्हारी उतनी अच्छी स्किल हो। तो इस तरह से पैकेज में देखें, तो इस वजह से हमें थ्रेड पे भी काम करना उतना ही ज़रूरी है। और अगर इसके बाद हम जो एक सेक्शन है जो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही अप्रिशिएटिंग है, या फिर हम बोले कि वो अपना जब वो सेक्शन देखे तो उसको वाओ मोमेंट जैसा फील हो, तो उसके लिए हम एक अचीवमेंट का एक सेक्शन रख सकते हैं जहाँ पे बच्चा अपने द्वारा किए गए हर कार्य को बहुत ही अप्रिशिएटिंग वे में खुद ही बताए वहाँ पे। तो इस बारे में मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है जो मुझे हमेशा से लगता था कि जब मैं स्कूल में था तो मेरा ये था कि मैं स्कूल में हुई हर एक गतिविधि को मेरे एक्सपीरियंस में होना चाहिए कि मैंने स्कूल में इसमें पार्टिसिपेट किया है। जब मैं प्राइमरी में था तब मैं कब बुलबुल जो होता है मैं उसका एक पार्ट था, फिर उसके बाद जो साइंस की एक्टिविटीज़ होती थी तो मैं उसका भी पार्ट था, पर मैं खेल कूद में कभी भी बाहर नहीं गया था। जब मैं 12वीं में आया तो मेरा था कि यार स्कूल में कभी 12वीं में मैं खेल कूद में कभी नहीं गया हूँ, तो मैंने बहुत कोशिश करने के बाद मतलब मेरे को स्विमिंग आती थी, तो फिर मैं ये था कि मैं जब अपना बनाऊँगा कि मैं खेल कूद में भी हूँ तो मेरे पास खेल कूद का भी होना चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने स्विमिंग में मैं उसमें आगे गया था। तो एक ये उपलब्धि कि मैंने अपने स्कूल की हर एक गतिविधि में पार्ट लिया है, ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है। और साथ ही साथ इससे ये भी आता है कि मैं किन चीज़ों में पीछे हूँ वो उसको आइडेंटिफाई करना, क्या मैं उसमें एटलीस्ट मिनिमम पार्टिसिपेशन तो कर सकता हूँ कि वो मेरा पार्ट खाली ना छूटे उस चीज़ में। तो उसका भी एक बहुत महत्व है। ये ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे वो कल्चरल एक्टिविटी में कोई एकेडमिक से बहुत आगे निकल जाता है और कल्चरल चीज़ों में पीछे रह जाता है। बट अभी हम देखते हैं कि हमारे इंटरव्यूज़ में पूछा कितना जाता है कि आप सिर्फ आपके नंबर से आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनाएंगे, बाकी चीज़ के तजुर्बे भी आपकी पर्सनैलिटी को बनाएंगे उतना ही तरीके से, जिसकी हम लीडरशिप स्किल की बात कर रहे हैं, इनिशिएटिव लेने की बात कर रहे हैं। तो सोशल स्किल्स या कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स जो होंगी वो उसी से बढ़ेंगी। तो ये खांचा का जो एक बैलेंस जो हमें बनाना है वो ऐसा रिफ्लेक्शन से चलता रहेगा। तो शाला स्तर से अगर इसको करेंगे तो एक बेहतर रूप से वो देख पाएगा कि कहाँ पे इस चीज़ में अपॉर्चुनिटी है और इसको मैं बना सकता हूँ अपने लिए। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान दें, जितने भी बिंदुओं पे हमने अभी चर्चा करी है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी हम रेज्यूम लेखन की बात करते हैं तो उसमें हम बच्चे के जो विल है, जो उसका लक्ष्य है, उसको किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करे उस पर बात करना ज़रूरी है। साथ ही उतना ही ज़रूरी है कि बच्चा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एक साथ और उस पर इम्प्रूवमेंट एरिया जो होता है, इन दोनों बिंदुओं पे वो साथ में काम करे और उसको आइडेंटिफाई कर पाए। और उसके बाद अगर हम देखें तो वो अपने अचीवमेंट्स को भी, छोटे छोटे कार्यों को भी, अगर बच्चे ने अपने स्कूल में एक डस्टबिन तक बनाया है तो उसको भी वो अचीवमेंट की तरह देख पा रहा है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी वो उसमें अप्रिशिएट, क्योंकि हमें अक्सर यही होता है कि हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि दूसरे मुझे अप्रिशिएट करें, बट खुद को वो चीज़ें हम नहीं करते हैं कि हम खुद को अप्रिशिएट कर सके। तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर होगा, हम ये समझ पाएंगे कि रेज्यूम लेखन से हम बच्चों के अंदर उनकी ही क्षमताओं का विकास करना सिखा रहे हैं। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
हम इसको लेखन शैली के अंतर्गत में लेके आ रहे हैं, तो बच्चा अपनी भाषा को लेके इतना परिपक्व होगा कि वो अपनी हर एक शब्द को ध्यान से उसमें भरेगा, तो उसका शब्दकोश का जो भंडार है, जो हम वोकैब की बात करते हैं, वो बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ वो इस एक स्ट्रक्चर फॉर्म में चीज़ों को लेके बताना सीखेगा कि कब उसको नाम बोलना है, उसके बाद उसकी फ़ोटो कहाँ पे लगेगी, उसके बाद उसके अचीवमेंट्स के कॉलम कैसे होंगे। तो वो हर सेक्शन को एक स्ट्रक्चर वे में, जिसको प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ जाएगी इसकी। क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखेगा, साथ ही साथ लिखने के साथ उसको वो प्रेजेंट भी कर पाएगा। तो बिल्कुल ममता, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और इस एक्टिविटी के द्वारा हर छात्र अपने आप को स्कूल के बाद इस बदलती दुनिया में और इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में अपने आप को रख पाएगा और अपनी जगह बना पाएगा। रेज्यूमे राइटिंग एक्टिविटी के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम शिक्षक सभी विद्यार्थियों को रिज्यूम दिखाते हुए कक्षा में उसके बारे में बताएंगे। सभी विद्यार्थियों को रिज्यूम देखने के पश्चात एक समय अवधि दी जाएगी जिसमें वे खुद के विषय में सोच विचार करेंगे। सभी विद्यार्थियों को एक रिज्यूम टेम्पलेट दिया जाएगा। सर्वप्रथम विद्यार्थी अपने लक्ष्य या विल को समझने के पश्चात टेम्पलेट में भरेगा। इसी क्रम में वह अपने दक्षताएं, सुधार के क्षेत्र चिन्हित करते हुए भरने का प्रयास करेगा। सभी विद्यार्थी इस टेम्पलेट में अपनी रुचियां और उपलब्धियां भरने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी रिज्यूम भरने के पश्चात शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को रिज्यूम में दिखाते हुए सकारात्मक तरीके से सुझाव देने का प्रयास करेंगे। जो हमारी चर्चा हुई रेज्यूम राइटिंग पे, या जो भी हमने इसके चरण पे देखे कि ये प्रोसेस से जब बच्चा गुजरेगा तो उसके बाद बच्चे के ऊपर हम क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं, या कौन से ऐसे 21वीं सदी के कौशल हैं जो उसमें हम विकसित कर रहे हैं और आज के वर्तमान समय के अनुसार हम उसको ढाल के एक ऐसा व्यक्ति बना रहे हैं जो इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में अपनी जगह बना पाए। तो इस पे हम बात करते हैं कि हम बच्चे को इससे क्या लाभ प्राप्त करेगा बच्चा। तो पहला मेरे ख्याल से तो एक भाषा पे उसकी कमांड, एक गुड वोकैबुलरी उसके क्रिएट होगी कि कहाँ कौन से शब्द यूज़ करने हैं, कौन किस चीज़ को उखेरना है, किस चीज़ पे हाईलाइट देना है और किस चीज़ पे अच्छे से उसको रखना है। तो एक भाषा पे उसकी कमांड आएगी। और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी, छात्र की, विद्यार्थी की हम बात करें, उनको भी पहचान पाएगा कि अगर वो मान के चलिए वो तबला बहुत अच्छा बजा लेता है या गा बहुत अच्छा लेता है या फिर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, वो दौड़ता बहुत अच्छा है, तो उन कैपेबिलिटीज़ को वो देख पाएगा। साथ ही साथ अगर वो लिखता बहुत अच्छा है तो अपने लिए अपनी पूरी दुनिया में जो अपार संभावनाएं हैं वो उनमें अपने आप को देख पाएगा कि मैं आगे जाके क्या बन सकता हूँ। और साथ ही अगर हम बात करें तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे जब काम करेगा तो भविष्य में उसको इस चीज़ से वो चिंतित नहीं होगा कि, या डिप्रेशन में कभी नहीं जाएगा कि मेरे पास तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है या मेरे पास तो कोई एरिया ही नहीं है जिस पे मैं काम करके अपने लिए एक इनकम का एक मतलब स्रोत, आय का एक स्रोत रख सकूं। तो जब उसके पास रेज्यूम शाला स्तर से होगी तो उसके पास एक प्रमाण की तरह एक डॉक्यूमेंटेशन होगा कि वो उसकी कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और उसको किस चीज़ पे काम करना है कि वो भविष्य में एक करियर अपना बना सके उन सब क्षेत्रों पे। और एक इसमें ये भी है कि इनिशिएटिव लेने की एक आदत तो डेवलप होगी, पर ज़रूरी है कि सही दिशा में कदम बढ़ाया जाए। तो उसको देखने के लिए भी यही है कि पहले उसे पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें अभी मेरी थोड़ी कमज़ोर चल रही हैं, या इन चीज़ों को भी मैं इनमें भी कोई नया कला सीख सकता हूँ। जैसे कल्चर में हो सकता है वो थिएट्रिक्स को सीख सकता है, कोई म्यूज़िक सीख सकता है। तो उस चीज़ के लिए भी है कि भाई उसको इनिशिएटिव लेना है, बट उसको पता होना चाहिए कि भाई किस दिशा में लेना है। तो इससे उसको ये भी पता चलेगा कि भाई इस दिशा में हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा अपने आप को थोड़ा भाई होलिस्टिक पर्सन एक जो कहेंगे कि उस तरह कैसे अपना डेवलपमेंट के लिए उस तरफ बढ़ सके। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि जब छात्र रिज्यूमे राइटिंग करेगा तो वो अपने अंदर का ये देख पाएगा कि वो किस चीज़ों में अच्छा है, किन चीज़ों में उसे सुधार क्षेत्र की आवश्यकता है, और जो उसके अचीवमेंट्स हैं वो उनको भी देख पाएगा कि वो साल दर साल वो उसमें कैसे बढ़ोतरी कर रहा है। और तो उसका जो अप्रोच होगा कि वो अपने आप को सभी एंगल से देखेगा कि वो ऐसा ना हो कि किसी एक गतिविधि में बहुत ही अच्छा हो गया और एक गतिविधि में पीछे छूट रहा है। साथ ही साथ जब वो रिज्यूमे राइटिंग करेगा तो वो तैयार हो रहा है अपने उज्जवल भविष्य के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने स्कूल के बाद वो एकदम अनजान है कि मतलब उसे आगे क्या करना है। उसे पता है कि उसे
तरफ जाना है, किस रास्ते पर जाना है। तो अगर इस चर्चा को अगर पूरी तरीके से हम देखें तो रेज्यूम राइटिंग से बच्चा जो है 21वीं सदी के कौशल में बच्चा तो पहले खुद को ही क्रिटिकली एनालाइज करना सीख रहा है, दूसरा वो कितना क्रिएटिव है कि अपनी हर एक डायमेंशन को सोच पा रहा है, मतलब उसको और उभारने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ वो अपने लिए कितना ओनरशिप ले रहा है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी होगी, इनिशिएटिव स्किल्स आएगी कि वो अपने लिए पहला कदम जो हम बोलते हैं वो लेने में सक्षम है, और साथ ही साथ खुद के साथ भी वो एम्पैथाइज होगा कि मुझे इस सेक्टर में जाना है या मुझे इस सेक्शन पे काम करना है तो वो कैसे होगा, और उसकी जो लेखन शैली है, जो उसकी भाषा है, वो उसका भी हम विकास कर रहे होंगे और वो भी एक अच्छी हो रही होगी। तो इस तरीके से रेज्यूम लेखन को अगर हम देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को शाला स्तर से ही जो हमारा वर्तमान जो अभी परिप्रेक्ष्य जो पूरी दुनिया चल रहा है, एक दौर है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसमें जा रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स है अभी, चाहे वो इवन हो IAS ऑफिसर हो, गेट के एग्ज़ाम हो, नीट के एग्ज़ाम हो, हर जगह पे मतलब उसको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो इन सब जगहों पे अपनी एक जगह बना सकता है। तो इस तरीके से उसके लिए ये गतिविधि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी।